As far as the last class, we are discussing about the multiprocessor system, है ना? मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में एज पर योर सिलेबस जितना आपको जानना चाहिए था, जितना आपको अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आता है जो लिखना होगा, वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है सबने, है ना? यस सर। मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी ना उसमें? मेमोरी हायरार्की टर्म पढ़ा था, नहीं पढ़ा था उसमें? यस सर। रजिस्टर्स, कैश, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यही होता है ना? यस सर। सेकेंडरी मेमोरी। चलो, फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी का लेवल है, उस लेवल में रजिस्टर्स को हमने बिल्कुल, चूंकि सीपीयू के पास होते हैं, उनको अलग कर दिया। कैश है मेरे पास, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक, ये तीन चीजें हैं। हालांकि रजिस्टर्स भी होता है, रजिस्टर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। नाउ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमने बताया था कि नंबर ऑफ सीपीयू, जैसे एक सीपीयू, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ सीपीयूज किसी एक ही टास्क पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी बढ़ती है तो थ्रूपुट बढ़ जाता है ना? और अगर मान लो इनमें से कोई एक सिस्टम फेल भी हो जाता है, तो बाकी के जो रिमेनिंग सिस्टम्स है उस टास्क को कोप अप कर लेते हैं। ठीक है। नाउ ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? भाई अगर मान लो CPU 1 को CPU 2 से या 3 से या 4 से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर थ्रू शेयर्ड मेमोरी मॉडल। ये जो मेमोरी है ना, ये दिखाई पड़ रही है, ये मेमोरी शेयर्ड मेमोरी होती है, जो सारे के सारे CPU एक्सेस कर रहे होते हैं। नाउ अब यहीं से प्रॉब्लम अराइज होती है। प्रॉब्लम ये अराइज होती है, आप लोगों ने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में मेमोरी हायरार्की पढ़ी है। आपको पता है कि मान लो हमें सेकेंडरी मेमोरी में कोई मेरा एक डेटा पड़ा है एज इक्वल टू 5। ठीक, एज इक्वल टू 5 एक डेटा पड़ा हुआ है, और मुझे करना क्या है, ए में एक का इंक्रीमेंट करना है। तो कोई भी क्लास का बंदा मुझे समझाएगा क्या क्या प्रोसेस होगा? एनीवन? कोशिश करो, गलत गलत कुछ भी बताओ, हम लोग डिस्कस तो करेंगे बाद में ना। सर एक इंक्रीमेंट कर देंगे आर में, आर मतलब आर इक्वल टू आर प्लस 1। नहीं नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंक्रीमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होगा? जो डेटा आपका है एज इक्वल टू 5, ये सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब इंक्रीमेंट का प्रोसेस क्या होगा? सो पहले सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा उठा के लाएगा गलत गलत रजिस्टर्स गलत में। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से कभी इंटरेक्ट नहीं करता है भाई। हर कोई अपने नियरेस्ट देखता है ना। तो सीपीयू पे सबसे नियरेस्ट कौन होता है? सेकेंडरी मेमोरी होती है क्या? सर कैश। कैश होता है सर। कैश होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सबसे पहले कैश में ढूंढेगा डेटा, उसको कैश में तो मिलेगा नहीं, यस है ना? है, कैश में नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, फिर अपने एक लेवल नीचे और जाएगा, है ना? यानी वो प्राइमरी मेमोरी में आया, यहाँ पर भी डेटा उसको नहीं मिला, फिर वो एक लेवल नीचे और जाएगा, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। अब यहाँ तो डेटा मिल ही जाएगा, बिकॉज इसका साइज इतना ज्यादा है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल रहता है, तो डेटा यहाँ मिल गया। अब जब इक्वल टू 5 यहाँ मिल गया, तो इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है? ये इक्वल टू 5 जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाले लेवल में, यानी इसकी रेप्लिका एज इक्वल टू 5, एज इक्वल टू 5 यहाँ भी आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर वाले लेवल में एज इक्वल टू 5 यहाँ पर भी आएगा, है ना? एज इक्वल टू 5, यानी जो एज इक्वल टू 5 की रिप्लिका थी वो सारे लेवल्स में मेंटेन हो गई। यही तो होता है, या किसी का कोई कुछ पॉइंट डिफर कर रहा है? जहां पर मेरे स्टेटमेंट से एग्री मत होना, तुरंत करना कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है। एग्री है सर। एग्री, ओके। नाउ कैच में एज इक्वल टू 5 पहुंच गया। अब सीपीयू क्या करेगा,
हमने रजिस्टर को इग्नोर कर दिया था, तो हम, हालांकि रजिस्टर्स भी होते हैं, हमने रजिस्टर को इग्नोर कर दिया था, तो अब क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, कैश से डेटा उठाएगा, डेटा कैश से उठाया, ऑपरेशन क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था। इंक्रीमेंट क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी सीपीयू इसको परफॉर्म करेगा। तो सीपीयू ने क्या किया, एज इक्वल टू 5 को एज इक्वल टू 5 प्लस 1 कर दिया, यानी एज इक्वल टू 6 हो गया। यही तो होता है। नाउ अब समस्या क्या आएगी, अगर मेरा सिस्टम, अब देखो तुमको ये चीज क्लियर है ना, सीपीयू ने एज इक्वल टू 6 कर दिया, इस कैच में ए की वैल्यू क्या है, 6 और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में ए की वैल्यू क्या है, 5 5। अगर मेरा ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता, अगर मेरा ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता, तो ये क्या करता, हर बार एक ही सीपीयू आता, और जब जब उसको दोबारा अगर मान लो ए की वैल्यू एक्सेस करनी होती, भाई ये ऑपरेशन हो गया, इसके बाद 5 मिनट बाद फिर से सीपीयू ने बोला कि मुझे जो है ए में फिर से 1 प्लस 1 करना है, तो वो सीपीयू क्या करेगा, फिर से ए की वैल्यू को एक्सेस करेगा, और वो ए की वैल्यू उसको कहां से मिलेगी, जो अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू उसको कैच से मिल जाएगी, भाई ए इक्वल टू 6 है ना यहाँ पर क्लास, एज इक्वल टू 6 है, एज इक्वल टू 6 है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर जो ये कैच की वैल्यू जो एज इक्वल टू 6 हुई थी, इसको अगर हमने नीचे के लेवल में रिफ्लेक्ट नहीं किया, भाई यही तो काम होता है कि आपके जो एक लेवल में जो वैल्यू है, दैट वैल्यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ ऑल द अदर लेवल्स, यही तो होना चाहिए ना। तो जब अगर एज इक्वल टू 6 यहाँ पर है, तो एज इक्वल टू 6 नीचे के सारे लेवल्स में होना चाहिए था। अगर मान लो इनकेस हम भूल भी गए, हमने अपडेट नहीं किया, तो भी क्या, अगर ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता, तो दोबारा जब सीपीयू आता, तो ये करता क्या, अपने सबसे नियरेस्ट लेवल से डेटा को एक्सेस करता, और नियरेस्ट लेवल है कौन सा, कैच, तो अगेन इसको एज इक्वल टू 6 ही मिलता, चाहे डेटा नीचे अपडेट हुआ होता चाहे ना अपडेट हुआ होता, यानी इसको करेक्ट वैल्यू मिलती है ना। लेकिन अगर यही मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जो कि मेरा ये टॉपिक था, अगर ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, और उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, तो जब नंबर ऑफ सीपीयू है, तो माइट बी पॉसिबल, भाई ये सीपीयू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इस शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, शेयर्ड मेमोरी मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी है ना। भाई मल्टी प्रोसेसर का जो एक्चुअल डायग्राम होता है, ऐसा होता है कि एक ये मान लो आपका सीपीयू हो गया, और हर सीपीयू की एक लोकल कैच होगी, लोकल कैच, ऐसे ही दूसरा सीपीयू, उसकी लोकल कैच, तीसरा सीपीयू, एंड सो ऑन, एंड दे ऑल आर द लोकल कैच आर कनेक्टेड थ्रू अ शेयर्ड मेमोरी। ऐसा कुछ डायग्राम होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का, ठीक है। नाउ अब अगर मेरा ये शेयर्ड मेमोरी का एग्जांपल है, और मैंने क्या किया, इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि एज इक्वल टू 6 कैच में है, बाकी जगह पर एज इक्वल टू 5 है। नाउ जिस समय ये ऑपरेशन हुआ था, एज इक्वल टू ए प्लस 1, और ये वैल्यू नीचे के लेवल में रिफ्लेक्ट होती, उससे पहले, मतलब ये ऑपरेशन हुआ और रिफ्लेक्ट, ये वैल्यू नीचे के लेवल में रिफ्लेक्ट होने के पहले, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई दूसरा प्रोसेसर आता और वो ए की वैल्यू को एक्सेस करता, तो उसको वैल्यू क्या मिलती, 5 एग्जैक्टली, बिकॉज वो एक्सेस कहां करता, मेमोरी से, मेमोरी में तो अभी वैल्यू क्या है 5, जबकि एक्चुअल में वैल्यू 6 हो चुकी है, लेकिन ये 6 की वैल्यू अभी यहां पर अपडेट नहीं की गई है ना। तो अगर दूसरा कोई प्रोसेसर आता, तो इसको वैल्यू मिलती ओल्ड वाली, जैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा डर्टी रीड या कैसे कुछ पढ़ा होगा अपने सीओ में, तो ये वैल्यू उसको मिलती ओल्ड वाली। तो अब प्रोसेसर क्या करेगा, अगर कोई सीपीयू 3 मान लो आया था, उसने एज ए की वैल्यू को एक्सेस करता, तो उसको वैल्यू मिलती 5, और इस पे अगर वो ऑपरेशन करता +1 का, तो इसको वैल्यू मिलती 6, जबकि 6 ऑलरेडी हो चुका था। एक्चुअल में यहाँ पर 6 की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, और जब इसे +1 करता तो वैल्यू होनी चाहिए थी 7। तो ये मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कैच कोहेरेंसी, ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए जनरली क्या होता है, जब भी किसी शेयर्ड आइटम को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो जिस भी टाइम उस बंदे को कोई भी एक शेयर्ड आइटम को जब भी कोई बंदा एक्सेस करता है, तो उस पर एक लॉक लगा दिया जाता है।
जितनी देर वो बंदा एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद जब फाइनल अपडेट कर देगा तभी उस लॉक को रिलीज करते हैं। फिर जब वो एक बार लॉक रिलीज हो जाएगा उसके बाद कोई दूसरा बंदा उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा फिर मेन कंसर्न था आपको कैच कोहेरेंसी बताने का, कि कैच कोहेरेंसी में हमारी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में ही होती है और ये कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और इसमें डेटा क्या होता है कि जो मेमोरी हायरार्की के डिफरेंट लेवल्स हैं वहां पे सेम डेटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा बंदा उस वैल्यू को एक्सेस करता है तो उसको इनकंसिस्टेंट वैल्यू मिलती है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द कैच कोहेरेंसी। नाउ raise your questions if you have any doubts. Okay. सर हाँ हाँ बिलाल सर ये तो सर कैच राइट मतलब राइट थ्रू पॉलिसी सर एक होती थी सर। राइट थ्रू राइट बैक। हाँ हाँ हाँ, राइट थ्रू राइट बैक। हाँ सर, उसके थ्रू सर उसी मैनेज के किया जाता है। हिसाब से तो सर, हाँ हाँ, उसके थ्रू सर मैनेज उसके करते हिसाब हैं। से तो जैसे ही हम लोग कैच मेमोरी में जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे फौरन हाँ हमारी मेन मेमोरी में भी अपडेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही लॉजिक ही है, यही होना चाहिए, यही लॉजिक ही है। इसीलिए और हमने सर जब राइट बैक के हिसाब से तो बाद में होता है। हाँ, इसीलिए हमने जब आपको ये स्टेटमेंट दिया था, हमने ये कहा था कि वैल्यू कैच में यहाँ पर अपडेट हो गई और इस यहाँ पर अपडेट हो गई और उसके नीचे के लेवल में अपडेट होने से पहले उसके बीच का जो ड्यूरेशन है अगर उसमें कोई बंदा एक्सेस करता है तो उसको इनकंसिस्टेंट मिलेगा। अगर अपडेट होने के बाद डेटा मिलेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके सर, ओके। ठीक है, मतलब कैच कोहेरेंसी को हमने एक कंडीशन बेसिस पे किया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा ये कैच कोहेरेंसी वाली प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड से पहले हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बता देंगे, इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बनाएंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जानते हो क्या होता है? Anyone? So collection of systems connected through a network. कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है, कुछ हद तक सही है। चलो तुम्हारी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। जरूरी नहीं सिस्टम हो, ये नोट्स भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इंटरकनेक्शन ऑफ टू नोट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ टू नोड्स वाया सम कम्युनिकेशन लाइन। अब वो कम्युनिकेशन लाइन आपकी वायर्ड मीडियम भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी, अगर मान लो आपने ब्लूटूथ से दो सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है या दो मोबाइल कनेक्ट कर रखा है तो ये भी तो नेटवर्क ही तो हुआ ना। आप डेटा ट्रांसफर करते नहीं हो, आप शेयरेट से फाइल ट्रांसफर करते हो ना। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर जब फेरेट से मोबाइल डेटा ट्रांसफर करते हो तो भाई वो भी क्या एक टाइप का नेटवर्क का एग्जांपल है। तो my point is interconnection of two nodes or systems or mobiles or computers via some communication line, ये हमारी communication line हो गई, and this is called the computer network. Now computer network basically क्या है कि इसका यूज क्यों करते हैं। अगर नेटवर्क हमारे पास ना हो तो भाई क्या होगा, हमारी जो फाइल शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पाएगा। रिसोर्स शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं हो पाएगा। फाइल शेयरिंग का मतलब, अगर आपके पास मान लो आपने जो है कोई नई वेब सीरीज आई, आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ली है हॉटस्टार पे, है ना। अब आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं मुझे भी चाहिए, भाई मुझे भी चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हो, शेयर से देते हो या कोई और तरीका, जो भी कनेक्शन का आपका जो तरीका हो उसके थ्रू कनेक्ट करते हो। अगर मान लो ये सब फैसिलिटीज ना अवेलेबल होती देन क्या करते हैं। तब क्या कोई ऑप्शन था आपके पास डेटा ट्रांसफर करने का? एग्जैक्टली। तो बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यही है, मतलब हाई है मेरा कंप्यूटर नेटवर्क ही, कलेक्शन ऑफ इंटर कलेक्शन नेटवर्क्स ही है, बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा सर्वर मशीन है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ सम काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, माइक्रो विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक,
BHD, and these are the software through which the help of we can transfer the file from one node to another, है ना. और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जो यूज है दैट इज द शेयरिंग ऑफ फाइल्स और वी कैन से डेटा ट्रांसफर और रिसोर्स शेयरिंग. तो डेटा ट्रांसफर तो आपको समझ में आ गया कि भाई हमने अगर डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना है. रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है, जिसको हालांकि इसको डिफिनेशन में लिखा भी है, प्रिंटर का एग्जांपल दे रखा है. रिसोर्स शेयरिंग भाई अगर आपके पास नेटवर्क ना हो, हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमने कौन से पॉइंट पे डिस्कस किया था, ये प्रिंटर का एग्जांपल का हमने क्लास में कल किसी पॉइंट पे डिस्कस किया था. चलो खैर मुझे याद नहीं आ रहा किसमें डिस्कस किया था, फिर से बता देते हैं कि अगर मेरे पास कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर्स मेरे पास अगर ना हो, तो भाई जो आपके कॉलेज में आपके थर्ड फ्लोर पे जो प्रिंटर वाला एक रूम है, उसमें क्या होगा, किसी एक ही बंदे का परपजली सिस्टम कनेक्टेड होगा. तो जिसको भी प्रिंट देना होगा वो बंदा उस बंदे वाले सिस्टम पे आएगा, वहां से प्रिंट देगा, तब जाके उसका प्रिंट निकलेगा. यही तो होता है. जबकि एक्चुअल में अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर इनेबल हैं, वो मशीन पे रिसोर्स शेयरिंग इनेबल है, तो क्या होगा, फिर आप जाओ लाइन पे जाओ, उस मशीन के आईपी को एक्सेस करो, प्रिंटर अपने पे इंस्टॉल करो और कहीं से भी पूरे ब्लॉक में, इवन आप किसी भी ब्लॉक में बैठे हो, आपको सिर्फ करना क्या है, जी ब्लॉक की आईपी को एक्सेस करना है. आईपी को एक्सेस करने के बाद वहीं से प्रिंट दे दो और आपका प्रिंट वहां जाएगा. आप कैंटीन में बैठे हो, अगर आपको जी ब्लॉक का एक्सेस मिल गया तो आप कैंटीन में बैठ के जी ब्लॉक के प्रिंटर पे प्रिंट दे सकते हो. ये आपका एग्जांपल क्या है, रिसोर्स शेयरिंग का. भाई अगर मान लो मेरे पास रिसोर्स शेयरिंग की फैसिलिटी ना होती तो क्या होता, हर एक बंदे को एक अलग अलग प्रिंटर देना पड़ता. एंड यू कैन एज्यूम कि प्रिंटर अपने आप में एक कॉस्टली आइटम है. तो जहां पर हम इकोनॉमी को इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, वहां पर भी हमें जो है अननेसेसरी अपने पैसे को वेस्ट करना पड़ता है. तो with the help of network operating systems, so we can share the data transfers as well as resource sharing. ठीक है. बाकी इसमें जो 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं कि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है इन्हें नेटवर्क टिपिकली लोकल एरिया नेटवर्क, तो इन सब के बारे में आई होप मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको पता है लैन मैन वैन क्या होते हैं, पता है ना. यस सर. कोई बताएगा वैन क्या होता है? क्लास इंटरेक्टिव रखा करो, जब पूछे तो तुरंत बताया करो. सो वैन एक टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि हमारे कुछ मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है. मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है. वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क, ओके. एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कल क्योंकि ट्यूटोरियल क्लास है तो हम उसमें डिस्कस भी करेंगे. एक पॉइंट है, आपने साइबर कैफे, खैर अब तो काफी कम हो गए हैं, हम लोग के टाइम पे साइबर कैफे ही होते रहते थे क्योंकि तब तो इतने सिस्टम किसी के पास नहीं होते थे. इंटरनेट और इंटरनेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग दोनों की सेम है, एक में कैपिटल आई है, एक में स्मॉल आई है. इंटरनेट एंड इंटरनेट, ठीक है. मेरा क्वेश्चन समझ गया ना? मैंने पूछा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बोथ हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, इंटरनेट. वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल आई एंड अनदर वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल आई. ठीक है. इसका आंसर हम लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे इसका आंसर कल की क्लास में करे. एंड गूगल पे आपको इसका आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जनरली जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज में लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी मुझे आंसर करेगा तो बाकायदा डिटेल में आंसर करेगा मुझे इसका. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया था. तो नेटवर्क के बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बेसिकली नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम होते हैं. सेम इन द सेंस distributed system is a kind of computer network, but the only difference is it is transparent to the users.
भाई कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, आपको पता है कि आपके सामने वाला बंदा कौन आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। लाइक अगर आप मान लो किसी लैब में बैठे हो, आपने देखा होगा लैब में सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लाइन वायर के थ्रू, है ना, या चारों लैब में से कनेक्टेड है। G307 में बैठा कोई बंदा G305 में बैठे बंदे को मतलब देख सकता है कौन बंदा एक्सेस करने जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, दे आर द ट्रांसपेरेंट टू द यूजर्स। एक यूजर को पता नहीं होता दूसरा कौन सा यूजर जो है आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि भाई मान लो IRCTC का ये सर्वर है, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल ना होता, मैं पहले ये डिस्कस कर रहा हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ना होता तो क्या होता। ये मेरा IRCTC का सर्वर है जहां से मेरे टिकट्स बुक होंगे, ठीक है। अब जिसको भी टिकट कराना होगा, जिसको भी रिजर्वेशन कराना है, वो क्या करेगा, जहां कहीं भी IRCTC का सर्वर रखा होगा, मान लो ये लखनऊ में रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये लखनऊ में रखा है, लखनऊ के चारबाग में रखा हुआ है, ठीक है। वो बंदा आएगा लखनऊ के चारबाग में, यहाँ पर लाइन में लग गया, यहाँ से अपना टिकट कराएगा। अब अगर कोई बंदा बाराबंकी का है, वो कहाँ पे टिकट कराएगा, भाई जब सर्वर एक ही जगह पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो भी लखनऊ के चारबाग में ही तो आएगा टिकट कराने। वो भी आया, वो भी लाइन में लग गया। कानपुर का बंदा आया, हरदोई का बंदा आया, बरेली का आया, दिल्ली का आया, गाजियाबाद नोएडा का आया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड यू कैन एज्यूम कि ये लाइन कितने किलोमीटर की लंबी होने वाली है। I hope you are getting my point what I'm trying to say. Yes sir. जब आपको पता है कि आपकी कोई एक स्पेसिफिक टास्क किसी एक ही पोजीशन, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन से सॉल्व होगी, तो भाई सारे के सारे लोग वहीं तो आएंगे टिकट कराने के लिए, है ना। और अगर सारे के सारे लोग वही टिकट कराने के लिए आएंगे, तो नाउ यू कैन एज्यूम कि भाई जब तत्काल टिकट 9 बजे खुलता है, सॉरी 10 बजे खुलता है, विद इन 5 मिनट्स आपकी पता नहीं तत्काल के सारी सीट्स विद इन 5 मिनट्स बुक हो जाती हैं। तो यू कैन एज्यूम कि नॉर्मली ये जो लाइन है ये कितने किलोमीटर की लंबी होने वाली है। हो सकता है ये लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक की लंबी लाइन हो, और जो बंदा सबसे लास्ट में होगा, क्या वो टिकट कराएगा? वो सोचेगा भैया तब मैं पैदल चला जाऊंगा, जब तक मेरे टिकट का नंबर आएगा तब तक मैं पैदल ही पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना होगा। तो इन सब टाइप की जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है, हालांकि ये सब तो खैर हुआ ही नहीं, ये सब तो मतलब पहले से डिस्कस हो गया था। तो इन सब टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि IRCTC ने क्या किया, अपने में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इनेबल किया और अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस, मेन सर्वर यहाँ पर है, इसने अपने कह लो फ्रेंचाइजी ले लो या अपने कह दो लोकल सर्वर्स अलग अलग कर दिए, या यूजर्स कैन एक्सेस रिमोटली दिस सर्वर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, है ना। यूजर 1 2 3 एंड सो ऑन, दे कैन एक्सेस रिमोटली थ्रू डिफरेंट लोकेशंस। नाउ अब हम अपने घर बैठकर भी IRCTC के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, अपने कॉलेज से भी कर सकते हैं, अपने किसी और स्पेसिफिक लोकेशन से, जहां से हम चाहें, बस मेरे पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहां से हम चाहेंगे वहां से नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा भाई? देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा। स्पीड अप कैसे होगा भाई? एक आपकी लाइन लगी थी लंबी सी, उस लाइन से डेटा को, उस लाइन से टिकट को बुक कराना है, या आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन में बैठे हैं वहां पे डेटा को एक्सेस करना है। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एप्लीकेशंस को यूज करके एक पर्टिकुलर किसी भी रैंडम लोकेशन से बैठ करके टिकट कर ले पा रहे हैं, तो आपका जो डेटा का एक्सचेंज होगा स्पीड हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, है ना। If one site fails in distributed system, the remaining sites can be potentially continue. अगेन सेम बात है कि भाई अगर मान लो कोई एक यूजर, मान लो जिसे मेरे घर पे नेट नहीं आ रहा है, मैं सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि भाई कोई और टिकट नहीं बुक कर पा रहा होगा। बाकी जिनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी वो तो अपना कर ही पा रहे होंगे। तो किसी एक सिस्टम के डाउन होने से भी उसकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर, ये तो एक डिप्लोमेटिक पॉइंट है कि भाई जब आपका स्पीड अप बढ़ेगा तो सर्विसेज तो कस्टमर को बेटर मिलेंगी। और वी कैन से जहां भी कस्टमर को अपना जो है कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, वो कहता है भाई सर्विस बढ़िया है इसकी, यही तो होता है। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर,
भाई एक सिंगल कंप्यूटर पूरा पूरा लोड नहीं आएगा, जब अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं तो होगा क्या भाई, डेटा पे अलग अलग जो उसका लोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ डिले। रिडक्शन ऑफ डिले भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जब एक सिंगल सिस्टम पे लोड जब आपका कम हो गया तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिले, जितना ज्यादा लोड होगा डिले उतना ज्यादा होगा, तो जब लोड कम हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट डिले में रिडक्शन तो आ ही जाएगा। क्लियर? एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम, इन्हीं 4 के आए हैं। बट मैंने ये बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बता दिया है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया है, जान लो क्या होता है। लेकिन आपके क्वेश्चंस एग्जाम में, यूपीटीयू एग्जाम में से वही 4 के आते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भाई ये कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसको लोड कर पाए, उसके करस्पॉन्डिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए, है ना। The system must be able to load a program into memory and to run that program. तो बेसिक मेन कंसेप्ट सिर्फ इतना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर ले। ऐसा ना हो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ही नहीं कर पा रहा है, या अगर लोड कर लिया तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फीचर होना चाहिए कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर ले और लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर ले। और एग्जीक्यूशन के बाद अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको एंड भी तो करना है, ऐसा नहीं जिंदगी भर एग्जीक्यूशन चलता रहे, है ना। तो प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू एंड इट्स एग्जीक्यूशन। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि भाई आपको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तब रोकना है, या कभी कभी क्या होता है कि भाई एग्जीक्यूशन को हमें जबरदस्ती रोकना पड़ता है। तो एग्जीक्यूशन मस्ट बी आइदर स्टॉप नॉर्मली और एबनॉर्मली, है ना। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमें इतना याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर पाए, लोड करने के बाद एग्जीक्यूट कर पाए, और आफ्टर एग्जीक्यूशन या तो प्रोग्राम मेरा नॉर्मली एग्जीक्यूट कर ले या एब नॉर्मली एग्जीक्यूट करे, है ना। उसका प्रोग्राम का एंड नॉर्मली या एब नॉर्मली होना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट एंड जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वाइल लूप में फंस गया, चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा। कोई डाउट किसी का? क्लास कोई डाउट? नो सर। अच्छा क्लास, मेरी मीटिंग है आज अभी जो है 12:50 से, तो मैं दोबारा मीटिंग को क्रिएट नहीं करूंगा। तो आप लोग चूंकि लास्ट के 7-8 मिनट बचे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दीजिए, ठीक है। मतलब ये मीटिंग जैसे ही ओवर हो जाएगी 12:40-45 जब पर भी, मैं दोबारा मीटिंग क्रिएट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी मीटिंग है, मेरी भी मीटिंग है अभी एक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जो अभी आपका रनिंग प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है, भाई जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी, है ना। अब वो आईओ क्या हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है या कोई आईओ डिवाइस हो सकती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मुझे जिन भी आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे वो प्रोवाइड कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मुझे किसी ऐसे फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ गई जो अभी करेंटली मेरे पास नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को वो प्रोवाइड करना है, तो अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइल को प्रोवाइड नहीं करेगा तो मेरा एग्जीक्यूशन तो हॉल्ट हो जाएगा, वहीं पर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वट एवर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर आईओ डिवाइसेस। क्लियर? Now the next one is the file system manipulation. As far as file system manipulation is concerned, our operating system needs to read and write files.
जो भी हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे उनको में क्या होगा, फाइल्स को रीड भी करना होगा, फाइल्स को राइट भी करना होगा, क्रिएट और डिलीट भी करना पड़ेगा। तो इन सब टाइप के जो मैनिपुलेशंस हैं दे ऑल शुड बी सपोर्टेड इन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस। ऐसा ना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे किसी फाइल को रीनेम करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, या उसमें से कोई डेटा क्रिएट करने का या डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ये सारे ऑप्शंस फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस में इनेबल रहने चाहिए। Now, next one is communication. As far as communication is concerned, जब भी कोई process needs to exchange any information with another process, तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। भाई अगर मान लो दो प्रोसेस हैं, उनको एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों प्रोसेस एक ही सिस्टम पे हो, है ना, या दोनों प्रोसेस अलग अलग सिस्टम पे हो। तो अगर एक ही सिस्टम पे हैं तब तो भाई इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर अलग अलग सिस्टम पे हैं तो क्या करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज करेंगे। और एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैसेज पासिंग सिस्टम और एक होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है, और एक मैसेज पासिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। इन दोनों मॉडल्स को हम लोग यूनिट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now, next one is error detection. As far as error detection is concerned, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हमेशा अवेयर रहना चाहिए किस किस टाइप की पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं, लाइक डिवाइड बाय जीरो एरर्स, या हार्डवेयर फेलियर्स, या लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेस। तो इन सब टाइप, या आपका जो है इलीगल एक्सेस ऑफ मेमोरी, कोई प्रोसेस ऐसा है जिसको जो एरिया एलोकेट किया गया था उसके अलावा दूसरे एरिया में जा रहा है ना। तो इन सब टाइप की जो भी पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं, योर ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू अवेयर ईच एंड एवरी टाइम। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में बेसिकली हमने आप लोगों को सबसे फर्स्ट डे बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स एलोकेटर। वही चीज यहाँ पर है भाई। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मुझे वो रिसोर्स चाहिए। ना ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द डिसीजन कि किस प्रोसेस को हमें कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द डिसीजन किस प्रोसेस को हमें कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है, कितने टाइम के लिए एलोकेट करनी है। सिंस ऑल आर द डिसीजंस टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। नाउ लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब जैसे देखो नाम से क्लियर है कि हमें क्या अकाउंटिंग मतलब क्या, जैसे अकाउंट ऑफिस का काम होता है, हर चीज का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ना। ऐसे ही अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अकाउंटिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि किस प्रोसेस को उसने कौन सी रिसोर्स एलोकेट कर रखी है, कितने प्रोसेसेस को एलोकेट कर रखी है, किसको कितनी मेमोरी एलोकेट कर रखी है, वो अगर मेमोरी है भी तो कितने टाइम के लिए एलोकेट होगी, वो पर्टिकुलर प्रोसेस कौन कौन सी रिसोर्सेस को यूज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब किसके पास क्या है, कितनी देर के लिए है, कितनी देर और एक्सेस करेगा, ये सारा का सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास। क्योंकि अगर देखो, अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन रख के अपने पास ना रखे तो होगा क्या। अभी जो हमने ऊपर रिसोर्स एलोकेटर वाला वर्ड ऐड किया था कि भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिसोर्सेस एलोकेट करना है तो उसके पास कोई ना कोई तो बैकअप होना चाहिए, जहां से देखेगा किसके पास कौन सी रिसोर्सेस अभी हैं, कहां से मुझे कितनी देर में खाली मिल जाएंगी, है ना। तो इसी वजह से उसके पास एक अकाउंटिंग की फैसिलिटी भी होती है जिसमें वो पूरा प्रॉपर मेंटेन करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास क्या रिसोर्सेस हैं, कितनी देर के लिए, कितनी देर और रहेंगे। नाउ लास्ट वन इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बेसिकली हमारा वहां पर आता है जब आपके ensuring protection involves ensuring that all access to system resources is controlled। मतलब ये कि अगर इसको हम थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक मान लो मेरे पास कोई प्रोसेस ए है और उसको हमने जो है थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मान लो मेरी मेमोरी है, ठीक है। हमने प्रोसेस ए को ये एरिया दे रखा है, यानी मेमोरी का ये जो एरिया है इतने एरिया को ही यूज करेगा। अब अगर कोई दूसरा प्रोसेस बी आया, वो इस एरिया में घुसने की कोशिश करे, तो प्रोसेस बी के लिए क्या होगा, इलीगल एक्सेस ऑफ मेमोरी होगा।
है ना। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ऐसा फीचर होना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पर एक बाउंड्री बनी हो, जिसको सरहद बोलते हैं, ये एक बाउंड्री बनी हो जिसके थ्रू कोई दूसरा प्रोसेस ना तो अंदर आ सके या प्रोसेस ए ना ही बाहर जा सके। तो इन सब टाइप के प्रोटेक्शंस को हम कैसे अचीव करेंगे, ये इंश्योर करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ये प्रोटेक्शन हमारे मिलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, जो कि यूनिट 4 में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें हम लोग पेजिंग और सेगमेंटेशन की बात करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रोटेक्शंस को अचीव करेंगे। So from my side, it's all about today's class. I have discussed operating system services and types of operating different evolutions of operating systems till now. From the next class onwards, we will discuss the basic functions of the operating systems. Now class, if you have any doubts, please raise your questions. Class. Okay, so आज की क्लास का जो भी आपका टाइम रह गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लेंगे। डोंट वरी, आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे किसी तरीके से भी। तो अभी फिलहाल मेरी मीटिंग है, तो मुझे थोड़ा जल्दी से क्लास को वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर क्लास होगा, हम उसमें उसको टेकअप कर लेंगे। सो फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। Thank you, sir.